पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान चैप्टर 11 फायरबोल्ट। हैरी ये नहीं जानता था कि वो हनीड्यूक्स के तहखाने तक कैसे पहुंचा। सुरंग में गया और वापस महल तक चला गया। वो बस इतना जानता था कि वापसी की यात्रा में उसे ज़रा भी समय नहीं लगा। उसे तो ये भी पता नहीं था कि वो कर क्या रहा था, क्योंकि उसके सिर में वो बातें हथौड़ों की तरह पड़ रही थी जो उसने अभी अभी सुनी थी। किसी ने भी उसे कभी ये बात क्यों नहीं बताई? डम्बलडोर, हैग्रिड, मिस्टर वीजली, कॉर्नेलियस फज, किसी ने भी इस बात का कभी जिक्र तक क्यों नहीं किया कि हैरी के माता पिता की मौत सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त ने उन्हें धोखा दिया था। रॉन और हरमाइनी डिनर के दौरान पूरे समय परेशानी से हैरी को ही देखते रहे। उन्होंने छिपकर जो भी सुना था उसके बारे में वो इसलिए बातचीत नहीं कर सकते थे क्योंकि पर्सी उनके पास ही बैठा था। जब वो भीड़ भरे हॉल की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़े तो वहाँ पर उन्हें फ्रेड और जॉर्ज दिखे, जो 5-6 गोबर बम चलाकर सत्र खत्म होने की खुशी मना रहे थे। हैरी नहीं चाहता था कि फ्रेड और जॉर्ज उससे पूछे कि वो हॉग्समीड गया था या नहीं, इसलिए वो चुपचाप अपने खाली कमरे में चला गया। वो सीधे अपने बिस्तर के पास रखी अलमारी तक पहुंचा। उसने अपनी किताबें एक तरफ हटाई और जल्दी से उसे वो चीज़ मिल गई जिसे वो ढूंढ रहा था। चमड़े की जिल्द वाला वो फोटो एल्बम जो हैग्रिड ने उसे 2 साल पहले दिया था। इस एल्बम में उसके माता पिता की जादुई तस्वीरें थीं। बिस्तर पर बैठने और पलंग के पर्दे के लगाने के बाद वो एल्बम के पन्ने पलटने लगा जब तक कि वो अपने माता पिता की शादी की एक तस्वीर तक नहीं पहुंच गया। उसके पिता उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हैरी की तरह उनके बाल भी काले बिखरे हुए थे और हर तरफ खड़े होते थे। जाहिर है हैरी को ये बाल विरासत में मिले थे। पास ही में उसकी माँ थी जो खुशी से दमक रही थी और उनकी बाह उसके डैडी की बाह में थी और वहाँ वो ब्लैक होना चाहिए, उनका बेस्ट मैन। हैरी ने पहले कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। अगर उसे पहले से ये मालूम नहीं होता कि इस पुराने फोटो में खड़ा आदमी ही ब्लैक है तो इस बात का अंदाज़ा तो वो लगा ही नहीं सकता था। फोटो में उसका चेहरा धंसा हुआ और बालों से भरा नहीं था, बल्कि सुंदर और हंसमुख था। जब ये तस्वीर ली गई तो क्या तब भी वो वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा था? क्या उस समय भी उसे अपने पास खड़े दोनों लोगों की मौत की योजना बनानी पड़ रही थी? क्या वो जानता था कि उसे अज़्काबान की जेल में 12 साल काटने पड़ेंगे, जिसके बाद उसका हुलिया इतना बदल जाएगा कि उसे पहचानना मुश्किल होगा? हैरी ने उस सुंदर और हंसमुख चेहरे की तरफ घूरते हुए सोचा, परंतु ब्लैक पर तंपिशाचों का असर नहीं होता और तंपिशाचों के पास आने पर उसे मेरी मम्मी की चीखें नहीं सुननी पड़ती है। हैरी ने धड़ के साथ एल्बम बंद किया और उसे वापस अलमारी में पीछे रख दिया। फिर वो अपना दुशाला और चश्मा उतारकर बिस्तर पे घुस गया। उसने अच्छी तरह पर्दे लगा लिए ताकि कोई उसे परेशान न करे। कमरे का दरवाज़ा खुला। हैरी, रॉन की झिझकती हुई आवाज़ आई, लेकिन हैरी चुपचाप लेटा था और सोने का नाटक कर रहा था। रॉन फिर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद हैरी करवट बदलकर पीठ के बल लेट गया, पर उसकी आंखें खुली थी। हैरी के मन में नफरत का ऐसा लावा उबल रहा था जैसा उसने पहले कभी महसूस ना किया हो। ऐसा लग रहा था जैसे यह लावा जहर की तरह उसके खून में तैर रहा था। अंधेरे में भी उसकी आंखों के सामने यही दृश्य आ रहा था कि ब्लैक उसे देखकर हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एल्बम वाली तस्वीर को उसकी आंखों के ऊपर चिपका दिया हो। ऐसा लगा जैसे कोई उसे फिल्म दिखा रहा हो कि सीरियस ब्लैक पीटर पेटिग्रू को, जो नेविल लॉन्ग बॉटम से मिलता जुलता है, उसके परखच्चे उड़ा रहा है। हालांकि उसे ज़रा भी पता नहीं था कि ब्लैक की आवाज़ कैसी होगी, लेकिन उसे एक रोमांचित हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। काम हो गया है मालिक, पॉटर दंपति ने मुझे रहस्य रक्षक बना दिया है। और फिर एक तीखी हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो हैरी को दम पिशाचों के करीब आने पर दिमाग में सुनाई देती है। हैरी, तुम्हारी हालत तो खराब लग रही है। हैरी को सुबह सुबह जाकर नींद आई थी। देर से जागने पर उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। उसने कपड़े पहने और घुमावदार सीढ़ियों से उतरते हुए उस हॉल में पहुंचा जो पूरी तरह खाली था। उस हॉल में सिर्फ 2 लोग थे। एक रॉन था जो अपना पेपरमिंट मेंढक खा रहा था और पेट मल रहा था। दूसरी थी हरमाइनी, जिसका होमवर्क 3 टेबल्स पर फैला हुआ था। बाकी लोग कहाँ हैं? हैरी ने पूछा। बाहर घूमने गए हैं, याद नहीं है क्या? छुट्टियों का पहला दिन है। रॉन ने हैरी को बहुत ध्यान से देखते हुए कहा। लंच का समय हो गया है, मैं बस तुम्हें उठाने ही आ रहा था। हैरी आग के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। खिड़कियों के बाहर अब भी बर्फ गिर रही थी। आग के सामने क्रुकशैंक्स किसी लंबे कालीन की तरह पसरा हुआ था। तुम्हारी हालत सचमुच अच्छी नहीं लग रही है। हरमाइनी ने उसके चेहरे को परेशानी से देखा। मैं ठीक हूँ, हैरी बोला। हैरी सुनो, हरमाइनी ने रॉन की तरफ कनखियों से देखकर कहा। कल हमने जो बातें सुनी उन्हें सुनकर तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा, लेकिन तुम कोई बेवकूफ़ी का काम मत करना। जैसे? हैरी ने कहा। जैसे ब्लैक का पीछा करने की कोशिश मत करना, रॉन ने कहा। हैरी समझ गया कि उसके सोते समय उन दोनों ने इस पर बातचीत की रिहर्सल कर ली होगी। वो कुछ नहीं बोला। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, है ना हैरी? रॉन बोला।
क्योंकि ब्लैक इस लायक नहीं है कि उसके लिए तो मैं अपनी जान जोखिम में डालूं। हैरी ने उनकी तरफ देखा। वो लोग स्थिति को नहीं समझ रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि जब भी तंपिशाच मेरे पास आता है तो मुझे क्या सुनाई देता है? रॉन और हरमाइनी ने डरते हुए सिर हिलाए। अपनी मम्मी की चीखें जो वोल्डेमॉर्ट के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। और अगर कोई भी अपनी मम्मी की इस तरह की आखिरी चीखें सुने तो क्या वो इन्हें भुला सकता है? और अगर बाद में ये पता चले कि उनके किसी करीबी दोस्त ने उसके साथ गद्दारी की थी और वोल्डेमॉर्ट को उनके पीछे भेजा था तो? हरमाइनी ने सदमे में आते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तंपिशाच ब्लैक को पकड़ लेंगे, उसे अज़्काबान भेज देंगे, उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी। तुमने फज की बात सुनी थी ना, अज़्काबान का ब्लैक पर उतना बुरा असर नहीं होता जितना दूसरों पर होता है। ये उसके लिए उतनी बड़ी सजा नहीं जितनी दूसरों के लिए है। तो तुम क्या कहना चाहते हो दोस्त? रॉन ने तनाव में कहा, क्या तुम ब्लैक को मारना चाहते हो? बेवकूफ़ी की बात मत करो। हरमाइनी ने दहशत में कहा, हैरी किसी को नहीं मारना चाहता है ना हैरी? एक बार फिर हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता नहीं था कि वो क्या चाहता था। वो बस इतना जानता था कि जब ब्लैक आज़ादी से घूम रहा हो तो वह हाथ पर हाथ धरे बैठेगा नहीं। उसने अचानक कहा, मैल्फॉय जानता है। याद है उसने जादुई काढ़े की क्लास में मुझसे क्या कहा था? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद उसे पकड़ने जाता, मैं बदला लेता। तुम हमारे बजाय मैल्फॉय की बात मानोगे? रॉन ने गुस्से से कहा। सुनो दोस्त, तुम्हें पता है जब पेटिग्रू ब्लैक को पकड़ने गया तो उसकी माँ को क्या मिला था? डैडी ने मुझे बताया था, ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास और एक डिब्बे में पेटिग्रू की उंगली। उसकी मौत के बाद वहाँ पर उसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा ये उंगली ही मिली थी। हैरी, ब्लैक पागल है और खतरनाक भी है। मैल्फॉय के डैडी ने उसे बताया होगा। हैरी ने रॉन की बातों को अनसुना करते हुए कहा, वो वोल्डेमॉर्ट के करीब थे ना? उसका नाम मत लो हैरी, रॉन ने गुस्से से कहा। इसीलिए मैल्फॉय को मालूम था कि ब्लैक वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा था। और मैल्फॉय को ये देखने को में बहुत मजा आएगा कि पेटिग्रे की तरह तुम्हारे भी चिथड़े हो जाएं। खुद पर काबू रखो यार। मैल्फॉय को सिर्फ ये आशा कर रहा है कि नाग शक्ति और गुरुद्वार के क्विडिच मैच से पहले तुम मारे जाओ। हैरी प्लीज, हरमाइनी ने कहा। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से चमक रही थी। प्लीज समझदारी दिखाओ। ब्लैक ने बहुत बुरा किया है लेकिन तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। ब्लैक यही तो चाहता है वो हैरी। अगर तुम उसकी तलाश करने जाओगे तो वास्तव में उसकी योजना पर ही चलोगे। उसी को फायदा होगा। तुम्हारे मम्मी डैडी ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे, है ना? वो ये कभी नहीं चाहते कि तुम ब्लैक की तलाश करने जाओ। हैरी ने रूखेपन से कहा, मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा कि वो क्या चाहते हैं, है ना? क्योंकि ब्लैक की मेहरबानी से मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। खामोशी छा गई। क्रुकशैंक्स अपने पंजे खोलते हुए आराम से और ज्यादा पसर गया। रॉन की जेब कांप गई। देखो, रॉन बोला। ये स्पष्ट था कि वो विषय बदलना चाहता था। छुट्टियां चल रही है, क्रिसमस आने वाला है, क्यों ना हम हैग्रिड से मिलने चले? काफी समय से नहीं मिले हैं। नहीं, हरमाइनी ने कहा, हैरी को महल से बाहर नहीं जाना चाहिए रॉन। चलो चलते हैं, हैरी ने उठकर कहा। और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने मुझे मेरे माता पिता के बारे में बताया तो ब्लैक के बारे में क्यों नहीं बताया? रॉन ये कतई नहीं चाहता था कि सीरियस ब्लैक के बारे में आगे बातचीत हो। उसने जल्दी से कहा, या फिर हम शतरंज खेलते हैं ना, या गॉबस्टोन्स, पर्सी का सेट रखा है। नहीं, हम हैग्रिड से मिलने चलेंगे, हैरी ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने अपने कमरे से चोगे निकाले और तस्वीर के छेद से बाहर निकले। मुझसे मुकाबला करो पीले पेट वाले कुत्तों। फिर खाली महल में से होते हुए वो बलूत के दरवाजे से निकल गए। वो धीरे धीरे ढलान से उतरे। चमकती और धूल जैसी बर्फ से उनके मोजे और चोगे के निचले हिस्से गीले और ठंडे हो गए। अंधेरा जंगल ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर जादू कर दिया हो। हर पेड़ सफ़ेद था। हैग्रिड की झोपड़ी बर्फ के केक की तरह दिख रही थी। रॉन ने दरवाज़ा खटखटाया पर किसी ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर तो नहीं गया? हरमाइनी ने कहा, जो चोगे के बावजूद कांप रही थी। रॉन ने दरवाजे पर कान लगाकर आहट ली। एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, उसने कहा। सुनो, क्या ये फैंग है? हैरी और हरमाइनी ने भी कान दरवाजे से लगा लिए। झोपड़ी के अंदर सिसकने और कराहने की आवाज़ें आ रही थी। घबराते हुए रॉन ने कहा, शायद हमें किसी को बुलाना चाहिए ना। हैग्रिड, हैरी ने दरवाज़ा थपथपाते हुए कहा। हैग्रिड, क्या तुम अंदर हो? भारी कदमों की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। हैग्रिड सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। उसके चमड़े के कोट के सामने वाले हिस्से पर आंसू बह रहे थे। तो तुम लोगों ने खबर सुन ली? वो जमकर चीखा और हैरी की गर्दन से लिपट गया। हैग्रिड आम आदमी से कम 3 गुना आकार का था, इसलिए ये कोई मजाक की बात नहीं थी। हैरी हैग्रिड के वजन से गिर जाता, लेकिन रॉन और हरमाइनी ने भी उसे पकड़ लिया। उन दोनों ने हैग्रिड का एक एक हाथ थामकर उसका बोझ संभाल लिया। फिर वो तीनों उसे झोपड़ी में ले गए। उन्होंने हैग्रिड को एक कुर्सी पर बिठाया। वो अपना चेहरा टेबल पर टिकाकर जोर जोर से रो रहा था। उसका चेहरा आंसुओं में चमक रहा था, जो उसकी खिचड़ी दाढ़ी पर बहते हुए नीचे आ रहे थे। हैग्रिड, क्या हुआ? हरमाइनी ने हैरान होकर पूछा। हैरी को टेबल पर एक सरकारी पत्र दिखा जो खुला हुआ था। ये क्या है हैग्रिड?
हैग्रिड की सिसकियां तेज हो गई, लेकिन उसने हैरी की तरफ पत्र बढ़ा दिया, जो जोर से पढ़ने लगा। प्रिय मिस्टर हैग्रिड, आपकी कक्षा में गरुड़ अश्व ने एक विद्यार्थी पर हमला किया है। उस मामले की पूरी जांच करने के बाद हमने प्रोफेसर डम्बलडोर की यह बात मान ली है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना हैग्रिड? रॉन ने हैग्रिड का कंधा थपथपा कर कहा, लेकिन हैग्रिड सुबकता रहा और उसने अपना दैत्याकार हाथ हिलाते हुए हैरी को आगे बढ़ने का इशारा किया। बहरहाल हमें उस गरुड़ अश्व की चिंता है। हमने यह फैसला किया है कि हम मिस्टर लूसियस मैल्फॉय की शिकायत पर विचार करेंगे और इस मामले का खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के सामने रखेंगे। इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी और हम चाहेंगे कि आप उस दिन लंदन में समिति के ऑफिस में अपने गरुड़ अश्व को लेकर उपस्थित हो। हम ये भी चाहते हैं कि इस दौरान उस गरुड़ अश्व को एकांत में और अच्छी तरह बांध कर रखा जाए। आपके फिर स्कूल के गवर्नर्स की सूची थी। ओह, लेकिन हैग्रिड, तुमने तो कहा था कि बकवीक अच्छा है। मुझे पूरा यकीन था कि वो छूट जाएगा। तुम खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के उन बदमाश गंदे लोगों को नहीं जानते। हैग्रिड ने अपनी आस्तीन से आंखें पोंछते हुए भरे गले से कहा, वो हर दिलचस्प प्राणी के दुश्मन है। हैग्रिड की झोपड़ी के कोने से अचानक एक आवाज आई, जिसे सुनकर हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों ने घूम कर देखा। बकबीक कोने में लेटकर कुछ चबा रहा था, जिससे पूरे फर्श पर खून फैल रहा था। हमसे नहीं हुआ कि हम उसे बर्फ में बाहर बना छोड़ दें, हैग्रिड ने कहा, अकेला, वो भी क्रिसमस के दिन। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे को देखा। दिलचस्प प्राणियों के बारे में उनके और हैग्रिड के विचार जमीन आसमान जितने अलग थे। जो प्राणी हैग्रिड को दिलचस्प लगते, वही दूसरों को भयंकर जानवर लगते थे, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। बकबीक खतरनाक नहीं था। सच तो यह था कि हैग्रिड के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए वो तो बहुत अच्छा जानवर था। तुम्हें उसके बचाव की तैयारी करनी चाहिए हैग्रिड, हरमाइनी ने उसकी विशाल बाह पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे विश्वास है हम बकबीक को सुरक्षित साबित कर सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा, हैग्रिड ने सुबकते हुए कहा। खात्मा विभाग के सब दुष्ट लोग लूसियस मैल्फॉय की जेब में है। सब उससे डरते हैं और अगर हम ये मुकदमा हार गए तो बेचारा बकबीक। हैग्रिड ने अपनी उंगली से गला काटने का इशारा किया, फिर रोने लगा और अपने हाथों में सिर छिपा लिया। हैरी ने कहा, हैग्रिड, डम्बलडोर ने कुछ नहीं किया क्या? वो हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, हैग्रिड ने दर्द भरे स्वर में कहा। अभी उनके सामने बहुत सी समस्या है। धम पिशाचों को महल से दूर रखने के कारण पहले ही लोग उनकी काफी बुराई कर रहे हैं। उधर सीरियस ब्लैक आसपास मंडरा रहा है, हम नहीं चाहते। रॉन और हरमाइनी ने एकदम हैरी की तरफ देखा। वो उम्मीद कर रहे थे कि हैरी हैग्रिड पर आग बबूला होगा कि उसने उसे ब्लैक की सच्चाई की क्यों नहीं बताई, लेकिन हैग्रिड इतना दुखी और डरा हुआ था कि हैरी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसने कहा, सुनो हैग्रिड, हार मत मानना, हरमाइनी सही कहती है। तुम्हें बकबीक के बचाव की तैयारी करनी चाहिए। गवाही देने के लिए तुम हमें बुला सकते हो। मुझे लगता है मैंने गरुड़ अश्व को चिढ़ाने संबंधी एक मुकदमे के बारे में पढ़ा है, जिसमें वो गरुड़ अश्व छूट गया था, हरमाइनी ने सोचकर कहा। हैग्रिड, मैं अपनी किताबों में देखकर बताऊंगी कि सचमुच क्या हुआ था। हैग्रिड फिर भी रो रहा था। हैरी और हरमाइनी ने रॉन की तरफ देखा कि वो मदद करे। रॉन बोला, दोस्तों मैं चाय बना कर लाता हूँ। हैरी ने उसे घूर कर देखा। रॉन ने कंधे उचकाकर कहा, जब भी कोई परेशान होता है तो मेरी मम्मी यही करती हैं। आखिरकार जब चाय का धुआं उड़ाता मग हैग्रिड के सामने आ गया और उन तीनों ने उसकी मदद के बार बार आश्वासन दिए, तो हैग्रिड ने एक टेबल क्लॉथ के आकार के रुमाल को नाक में घुसा कर कहा, तुम लोग ठीक कहते हो, हमें काबू रखना चाहिए, हमें खुद को संभालना होगा। फैंग नाम का कुत्ता झिझकते हुए टेबल के नीचे से बाहर आ गया और उसने अपना सिर हैग्रिड के घुटने पर रख दिया। हैग्रिड ने एक हाथ से फैंग को थपथपाते हुए और दूसरे हाथ से अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, कुछ समय से हम होश में नहीं थे, बकबीक की चिंता में थे। हम इस बात से भी दुखी थे कि कोई भी विद्यार्थी हमारी क्लास को पसंद नहीं करता। हरमाइनी ने झूठ बोल दिया, कौन कहता है? हमें तुम्हारी क्लास बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हारी क्लास हमें बहुत अच्छी लगती है। रॉन ने टेबल के नीचे उंगलियां बांधते हुए कहा। फ्लावर वर्म्स कैसे हैं? मारे गए, हैग्रिड ने उदासी से कहा, बहुत ज्यादा सलाद पत्ती खाकर मर गए। अरे नहीं, रॉन ने कहा, उसका होंठ फड़क रहा था। हैग्रिड ने अचानक कांपते हुए कहा, और हम दम पिशाचों के कारण भी परेशान हैं। जब भी हम 3 ब्रूमस्टिक्स में कुछ पीने जाते हैं तो हर बार हमें उसके पास से गुजरना पड़ता है। ऐसा लगता है हम जैसे दोबारा अज़्काबान पहुंच गए हों। फिर वो खामोश होकर चाय सुड़कने लगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी सांस रोककर उसे देखते रहे। उन्होंने पहले कभी हैग्रिड को अज़्काबान की कैद का जिक्र करते नहीं सुना था। कुछ समय बाद हरमाइनी ने पूछा, हैग्रिड, क्या वहाँ का माहौल बहुत भयानक है? तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इतना, हैग्रिड ने धीरे से कहा। दुनिया में इतनी बुरी कोई दूसरी जगह नहीं है। हमें लग रहा था हम पागल हो रहे हैं। हम दिन रात बुरी घटनाएं के बारे में ही सोचते थे। जिस दिन हमें हॉगवर्ट्स से निकाला गया, हमारे डैडी की मौत हुई, जिस दिन नॉर्बर्ट हमसे दूर चला गया,
उसकी आंखों में आंसू भर गए। नॉर्बर्ट ड्रैगन का वो बच्चा था जिसे हैग्रिड ने जुए के खेल में जीता था। कुछ समय बाद तो इंसान ये भी भूल जाता है कि वो आखिर कौन है। उसे लगने लगता है कि जिंदा रहने का क्या मतलब है। हम भी यही सोचते थे कि अगर हम नींद में मर जाएं तो कितना अच्छा होगा ना। जब दम पिशाचों ने हमें छोड़ा तो हमें ऐसा लगा कि दोबारा जन्म हो गया। वहाँ से निकलते ही सारी अच्छी चीज़ें बाढ़ की लहर की तरह तेज़ी से हमारे दिमाग में आ गई। ज़िंदगी में इतना अच्छा हमें पहले कभी नहीं लगा था, लेकिन याद रहे दम पिशाच हमें छोड़ना नहीं चाहते थे। पर तुम बेगुनाह थे ना, हैग्रिड ने फुफकारते हुए कहा। इससे उन्हें क्या लेना देना, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उन्हें बस 100-200 इंसान चाहिए जिनमें वो जोंक की तरह चिपक कर सारी खुशी चूस सके। उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि कौन गुनहगार है कौन बेगुनाह। हैग्रिड एक पल के लिए खामोश हुआ और अपने चाय के कप को देखता रहा। फिर बोला, हम सोच रहे थे कि बकबीक को कहीं भगा दें, उससे कहे कि वो उड़कर दूर चला जाए, पर गरुड़ अश्व को ये बात कैसे समझाए कि उसे छिप जाना चाहिए और हम कानून भी नहीं तोड़ना चाहते। उसने उनकी तरफ देखा और एक बार फिर उसके चेहरे से आंसू भर निकले। हम दोबारा कभी अस्कबान नहीं जाना चाहते। हालांकि हैग्रिड के घर जाना सुखद अनुभव नहीं था, लेकिन उसका वैसा ही असर हुआ जैसा रॉन और हरमाइनी चाहते थे। हालांकि हैरी ब्लैक को भूला नहीं था, लेकिन अब वो खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के खिलाफ मुकदमा जीतने में उसकी मदद करना चाहता था। इसलिए वो अपने बदले के बारे में लगातार नहीं सोच सकता था। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी लाइब्रेरी गए। जब वो गरुड़ द्वार के खाली हॉल में वापस लौटे तो उनके हाथ में किताबें थी जिनकी मदद से वो बकबीक के बचाव की तैयारी करना चाहते थे। वो तीनों चटकती आग के सामने बैठकर खूंखार जानवरों के मशहूर मुकदमों वाली धूल भरी किताबों के पन्ने धीरे धीरे पलटते रहे। जबकि किसी बात की कोई काम की चीज़ नजर आती तो वो बीच बीच में उस पर बात कर लेते। ये देखो, 1722 में एक मुकदमा था, लेकिन गरुड़ अश्व को सजा हो गई। देखो तो सही उसके साथ क्या किया गया। ओह, मैं तो देख नहीं पा रही। इससे मदद मिलेगी। देखो, सींग वाले नरसिंह ने 1296 में किसी पर हमला किया था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। अरे नहीं, ऐसा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग उसके पास जाने से डर रहे थे। इसी दौरान महल में क्रिसमस की भव्य सजावट थी। हालांकि इसका आनंद लेने के लिए हॉगवर्ट्स में कम ही विद्यार्थी बचे थे। गलियारों में मिसलटो और शूलपर्णी के मोटे तोरण द्वार बंधे थे। हर सूट ऑफ आर्मर के अंदर रहस्यमय रोशनी चमक रही थी और बड़े हॉल में 12 क्रिसमस ट्रीज रख दिए गए थे जिन पर सुनहरे सितारे चमक रहे थे। खाने की जोरदार और स्वादिष्ट खुशबू गलियारों में भरी थी। क्रिसमस की शाम तक ये खुशबू इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि स्कैबर्स भी उसे सूंघने के लिए रॉन की जेब से अपनी नाक बाहर निकालने लगा। क्रिसमस की सुबह रॉन ने हैरी को तकिया मारकर जगाया। ओए, तोहफे! हैरी ने चश्मा पहनकर अपने बिस्तर के नीचे देखा जहाँ कुछ पार्सल्स थे। रॉन पहले से ही अपने तोहफों पर लिपटे कागज फाड़ रहा था। मम्मी ने एक स्वेटर भेजा है। ओह, फिर मैरून रंग का। देखो, उन्होंने तुम्हें भेजा है या नहीं। उन्होंने हैरी के लिए भी स्वेटर भेजा था। मिसेस वीजली ने उसे एक लाल स्वेटर भेजा था जिसके सामने गरुड़ द्वार का शेर बना था। इसके अलावा उन्होंने घर पर बनी 1 दर्जन मिन्स पाई, क्रिसमस का एक केक और नट ब्रिटल का डब्बा भी भेजा था। जब हैरी ने इन सब चीज़ों को एक तरफ हटाया तो इनके नीचे एक लंबा और पतला सा एक पैकेट दिखा। वो क्या है दोस्त? रॉन ने मैरून मोज़ो का पैकेट खोलते हुए देखा। पता नहीं। हैरी ने पार्सल पर लिपटे कागज़ को फाड़ा और उसके मुंह से आह निकल गई। एक शानदार चमचमाती जादुई झाड़ू उसके बिस्तर पर गिर गई। रॉन के हाथ से मोज़े छूट गए और वो झाड़ू के ज़्यादा करीब जाने के लिए अपने बिस्तर से कूद गया। ओह माय गॉड! उसने भारी आवाज़ में कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये फायर बोल्ट थी, हैरी के सपनों की वही झाड़ू जिसे देखने के लिए वो छूमंतर गली में हर रोज़ जाता था। जब उसने उसे ऊपर उठाया तो उसका हैंडल चमचमाने लगा। उसके हाथ में आते ही झाड़ू थरथराने लगी तो हैरी ने उसे छोड़ दिया। झाड़ू किसी सहारे के बिना हवा में झूलने लगी और उसके सवार होने के लिए आदर्श ऊंचाई पर स्थिर हो गई। हैरी की निगाह हैंडल के ऊपरी सिरे पर रखे सुनहरे रजिस्ट्रेशन नंबर से खिसक कर नीचे आई और चिकनी तराशी हुई टहनियों से बनी पूंछ को देखा। रॉन ने धीमे से पूछा, इसे किसने भेजा है? देखो, शायद कोई कार्ड होगा अंदर। रॉन ने फायर बोल्ट पर लिपटे कागज को पूरी तरह फाड़ दिया। कुछ भी नहीं है। तुम पर इतने पैसे किसने खर्च किए? हैरी ने हैरानी से कहा। शर्त लगा सकता हूँ कि डर्सलीज तो नहीं होंगे। मैं शर्त लगाता हूँ डम्बलडोर ने भेजी होगी। रॉन ने फायर बोल्ट के चारों तरफ घूमते हुए कहा। उसकी आंखें उसके हर इंच की सुंदरता को निहार रही थी। उन्होंने तुम्हें गुमनाम तरीके से अदृश्य चौका भी तो भेजा था। पर रॉन, वो तो मेरे डैडी का था। हैरी बोला। डम्बलडोर ने मुझे सिर्फ वो पहुंचाया था। झाड़ू की बात अलग है। वो मुझ पर सैकड़ों गैलियन खर्च नहीं करेंगे। वो विद्यार्थियों को ऐसी चीज़ें नहीं बांट सकते। इसीलिए तो उन्होंने नाम नहीं लिखा, ताकि मैलफॉय जैसे मूर्ख लोग पक्षपात का आरोप न लगाए। देखो हैरी, रॉन ने जोर से हंसते हुए कहा। मैलफॉय, जरा सोचो तो सही, जब मैलफॉय तुम्हें फायर बोल्ट पर देखेगा तो उसका हाल क्या होगा? वो तो सुअर की तरह पागल हो जाएगा। ये इंटरनेशनल लेवल की झाड़ू है ना?
मुझे यकीन नहीं हो रहा, हैरी ने फायर बोल्ट पर हाथ फिराते हुए कहा। रॉन मैल्फॉय के बारे में कल्पना करके जोर जोर से हंसने लगा और हैरी के बिस्तर पर औंधा हो गया। हैरी बोला, कौन होगा? मैं जानता हूँ, रॉन ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। मैं जानता हूँ कौन होगा, शायद लुपिन है। क्या? हैरी हंसने लगा। लुपिन? सोचो अगर उनके पास इतने पैसे होते तो खुद के लिए नए कपड़े नहीं लेते। हाँ, पर वो तुम्हें पसंद करते हैं, और जब तुम्हारी निम्बस टूटी थी तो वो उसी समय बाहर चले गए थे ना। उन्होंने इसके बारे में सुना होगा और छुमन तेरे गली में जाकर तुम्हारे लिए खरीद ली होगी। तुम क्या कह रहे हो, वो बाहर गए थे? हैरी ने कहा। जब मैं वो मैच खेल रहा था तो वो बीमार थे। पर वो अस्पताल में तो नहीं थे। मैं स्नेप की सजा के अनुसार वहाँ पर बेड पैन साफ कर रहा था, याद है ना? हैरी ने रॉन को देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए। रॉन, मुझे नहीं लगता कि लुपिन के पास इतने पैसे होंगे। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हरमाइनी अभी अभी आई थी। वो ड्रेसिंग गाउन में थी और क्रुकशैंक्स को उठाए हुए थी। क्रुकशैंक्स बहुत चिड़चिड़ा लग रहा था क्योंकि उसके गले में एक भड़कीली रस्सी थी। उसे यहाँ से ले जाओ। रॉन ने जल्दी से स्कैबर्स के बिस्तर से उठाकर अपने पजामे की जेब में रख दिया, लेकिन हरमाइनी उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसने क्रुकशैंक्स को सीमस के खाली बिस्तर पर पटक दिया और मुंह खोलकर फायर बोल्ट को देखने लगी। ओह हैरी, तुम्हें किसने भेजी? पता नहीं, इसके साथ कोई कार्ड नहीं था। उसे देखकर हैरानी हुई कि हरमाइनी इस खबर से रोमांचित नहीं थी और उसने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया। इसके बजाय उसका चेहरा उतर गया और उसने होंठ काट लिया। रॉन बोला, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन अजीब है ना। मेरा मतलब ये बहुत अच्छी झाड़ू है ना? रॉन ने जमकर आह भरी। हरमाइनी, ये दुनिया की सबसे अच्छी झाड़ू है। तब तो ये बहुत महंगी होगी। शायद इसकी कीमत नाग शक्ति की सारी झाड़ुओं के मिला के से भी ज़्यादा होगी, रॉन ने खुश होकर कहा। हरमाइनी बोली, देखो हैरी को इतनी महंगी झाड़ू कौन भेजेगा और अपना नाम भी नहीं बताएगा। किससे परवाह है? सुनो हैरी, क्या मैं इसकी सवारी कर सकता हूँ? हरमाइनी तीखी आवाज़ में बोली। मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल किसी को भी इस झाड़ू की सवारी करनी चाहिए। हैरी और रॉन उसकी तरफ देखते रह गए। तुम्हें क्या लगता है हैरी इससे क्या करे? फर्श साफ करेगा? रॉन बोला, लेकिन हरमाइनी जवाब दे उससे पहले क्रुकशैंक्स सीमस के बिस्तर से कूदा और रॉन के सीने पर छलांग लगा दिया। उसे यहाँ से निकालो! रॉन गरजा। उसने क्रुकशैंक्स को अपने से दूर हटाने की कोशिश की। उधर स्कैबर्स रॉन के कंधे के ऊपर से उछलकर भाग रहा था। रॉन ने स्कैबर्स की पूंछ पकड़ ली और क्रुकशैंक्स को लात जमाने की कोशिश की। क्रुकशैंक्स के बजाय उसका पैर हैरी के संदूक से टकराया जो खुल गया। इसके बाद रॉन दर्द से कराहते हुए लंगड़ाने लगा। क्रुकशैंक्स की पूंछ अचानक खड़ी हो गई। कमरे में एक तीखी सीटी बजने लगी थी। मुखबिर यंत्र वर्नॉन अंकल के पुराने मोजे से बाहर निकल आया था और फर्श पर चमकता हुआ घूम रहा था। इसके बारे में तो भूल ही गया था। हैरी ने नीचे झुकते हुए मुखबिर यंत्र को उठाया। मैं इन मोजों को कभी पहनता नहीं हूँ। मुखबिर यंत्र उसकी हथेली में घूम रहा था और सीटी बजा रहा था। उसे देखकर क्रुकशैंक्स को गुस्सा आ गया और वह गुर्रा रहा था। हरमाइनी, अच्छा होगा कि तुम अपनी बिल्ली को यहाँ से ले जाओ, रॉन ने गुस्से से कहा। इस समय अपने पैर मलते हुए हैरी के बिस्तर पर बैठा था। ओह, तुम इस चीज़ को बंद नहीं कर सकते क्या? वो हैरी से बोला जब हरमाइनी धड़धड़ाती हुई कमरे से निकल गई। क्रुकशैंक्स की पीली आंखें अब भी बुरे इरादे से रॉन पर ही जमी थी। हैरी ने मुखबिर यंत्र को एक बार फिर मोजे में रखकर उसे संदूक में बंद कर दिया। अब कमरे में सिर्फ रॉन की आवाज़ थी जो दर्द और गुस्से से कराह रहा था। स्कैबर्स रॉन के हाथ पर लेटा था। हैरी ने काफ़ी समय बाद स्कैबर्स को रॉन की जेब से बाहर निकला था। उसे ये देखकर दुख भी हुआ और हैरानी भी कि कभी मोटा ताज़ा दिखने वाला स्कैबर्स अब दुबला हो गया था। उसके बाल भी झड़ रहे थे। इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है ना? सब तनाव के कारण है। अगर वो मूर्ख बिल्ली इसे परेशान न करे तो इसकी हालत सुधर भी जाएगी। लेकिन हैरी को जादुई जानवरों की दुकान वाली महिला की बात याद आ गई जिसने कहा था कि आमतौर पर चूहे 3 साल तक ही जिंदा रहते हैं। उसे ये भी लगा कि स्कैबर्स में कोई छिपी हुई शक्तियाँ नहीं हैं जिसे उसने कभी प्रदर्शित नहीं किया। तो वो जिंदगी के आखिरी दौर में पहुंच गया है। हालांकि रॉन अक्सर शिकायत करता है कि स्कैबर्स बोरिंग और बेकार है, लेकिन हैरी ये बात जानता था कि स्कैबर्स के मरने पर रॉन को बहुत ज़्यादा दुख होगा। उस सुबह गरुड़ द्वार के हॉल में क्रिसमस की भावना कमज़ोर लग रही थी। हरमाइनी ने क्रुकशैंक्स को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो इस बात पर रॉन से गुस्सा थी कि उसने क्रुकशैंक्स को लात मारने की कोशिश की थी। रॉन अब भी गुस्सा था कि क्रुकशैंक्स ने स्कैबर्स को एक बार फिर खाने की कोशिश की थी। हैरी ने उन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश छोड़ दी और फायरबोल्ट की जांच करने में जुट गया, जिसे वो अपने साथ हॉल में ले आया था। न जाने क्यों हरमाइनी इस बात से भी चिढ़ रही थी। उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो इस झाड़ू को इस तरह देखती रही जैसे वो भी उसकी बिल्ली की बुराई कर रही है। लंच के समय वो लोग बड़े हॉल में गए। उन्होंने देखा कि हाउस की टेबल दीवारों के पास पहुंच गई है और कमरे के बीच एक ही टेबल थी। उसके चारों तरफ 12 कुर्सियां रखी थी।
प्रोफेसर डम्बलडोर, मैकगोनागल, स्नेप, स्प्राउट और फ्लिटविक कुर्सियों पर बैठे थे। वहां पर चौकीदार फेल्च भी था, जिसने अपना सदाबहार भूरा कोट आखिरकार उतार दिया था। उसकी जगह पर वो एक बहुत पुराना और थोड़ा ढीला दिखने वाला टेल कोट पहने था। वहां पर सिर्फ 3 और विद्यार्थी थे। 2 फर्स्ट ईयर जो घबराए हुए दिख रहे थे, और एक नागशक्ति का 5th ईयर का विद्यार्थी जिसका चेहरा मनहूस था। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी टेबल के पास पहुंचे तो डम्बलडोर बोले, मैरी क्रिसमस। चूंकि हम लोग इतने कम है तो हमें लगा कि हाउस टेबल्स का उपयोग कर रहा तो मूर्खतापूर्ण होगी। सब आके बैठ जाओ। हैरी, रॉन और हरमाइनी टेबल के कोने पर लाइन से पास पास बैठ गए। पटाखे, डम्बलडोर ने उत्साह से कहा और स्नेप की तरफ एक बड़ा सफेद पटाखा बढ़ाया, जिन्होंने अनिच्छा से उसे फोड़ दिया। बंदूक के धमाके की तरह पटाखा उड़ा और उसमें से जादूगरनी का एक बड़ा सा हैट गिरा, जिस पर गिद्ध बैठा था। हैरी को बहरूपिया याद आ गया और उसने रॉन की तरफ देखा। फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्नेप का मुंह उतर गया और उन्होंने उस हैट को डम्बलडोर को दे दिया। डम्बलडोर ने तत्काल हैट की अदला बदली करके स्नेप को अपना जादूगरों वाला हैट दे दिया। शुरू करो, उन्होंने टेबल से कहा और चारों तरफ मुस्कुराते हुए देखा। जब हैरी भुने हुए मसालेदार आलू ले रहा था तो बड़े हॉल का दरवाज़ा फिर खुला। प्रोफेसर ट्रेलॉनी उनकी तरफ इस तरह आ रही थी जैसे पहियों पर चल रही हो। उन्होंने इस खास मौके पर हरी चमकदार पोशाक पहनी थी, जिससे वो बड़े आकार वाली चमकदार तितली लगाई थी। डम्बलडोर ने खड़े होकर कहा, सिबिल, कितना अच्छा है ना। मैं भाग के दर्पण देख रही थी हेडमास्टर, प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि मैं अकेले लंच करने के बजाय आप लोगों के साथ लंच कर रही हूँ। भाग्य के इशारों को मैं नज़रअंदाज कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से अपने टावर से निकली। देर से आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डम्बलडोर बोले। उनकी आंखें चमक रही थी। मैं एक कुर्सी का इंतजाम कर देता हूँ। उन्होंने हवा में अपनी छड़ी घुमाकर एक कुर्सी भी बना दी, जो कुछ पल घूमी और प्रोफेसर स्नेप और मैकगोनागल की कुर्सियों के बीच आवाज़ करते हुए गिर गई। लेकिन प्रोफेसर ट्रेलॉनी बैठी नहीं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें टेबल के चारों तरफ घूम रही थी और अचानक उनके मुंह से चीख निकल गई, मैं नहीं बैठ सकती हेडमास्टर। अगर मैं बैठी तो हम 13 लोग हो जाएंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और खुश नहीं हो सकता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब 13 लोग एक साथ बैठकर खाते हैं तो सबसे पहले उठने वाला सबसे पहले मरता है। हम ये खतरा मोल ले लेंगे सिबिल, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। बैठ जाओ, टर्की बिल्कुल ठंडी है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी झिझकते हुए खाली कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखें बंद और चेहरा भिंचा हुआ था, जिसे वो आशा कर रही थी कि किसी भी समय टेबल पर बिजली गिर जाएगी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने सबसे पास वाले प्याले में एक बड़ा चम्मच डाला। ट्राइप लोगी सिबिल? प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अपनी आंखों को दोबारा खोलकर एक बार फिर चारों तरफ देखा और पूछा, प्रोफेसर लुपिन कहाँ हैं? मुझे दुख है कि वो फिर बीमार पड़ गए हैं। डम्बलडोर ने इशारा किया कि हेल्प योरसेल्फ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्हें क्रिसमस के दिन ही बीमार पड़ना था। लेकिन निश्चित रूप से तुम्हें पता होगा ना सिबिल, प्रोफेसर मैकगोनागल ने भौहें उठाकर कहा। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने मैकगोनागल को ठंडी निगाह से देखते हुए धीमे से कहा, निश्चित रूप से मुझे सब कुछ पता था मिनर्वा, लेकिन सबके सामने ये नहीं जता सकती कि मैं सब जानती हूँ। अक्सर मैं इस तरह से अभिनय करती हूँ जैसे मुझे भविष्य नहीं पता था कि दूसरे परेशान न हो। आपके बताने से तो बहुत चीजें साफ हो गई, प्रोफेसर मैकगोनागल ने व्यंग मारा। प्रोफेसर ट्रेलॉनी की आवाज़ अचानक स्पष्ट हो गई। अगर तुम जानना ही चाहती हो मिनर्वा, तो मैंने देखा है कि बेचारे प्रोफेसर लुपिन हमारे साथ ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। ऐसा लगता है कि ये बात वो खुद भी जानते हैं कि उनके पास कम समय है। जब मैंने उनसे भाग्य दर्पण में झांकने को देखा तो वो बाहर खड़े हुए। अच्छा, प्रोफेसर मैकगोनागल ने रूखेपन से कहा। मुझे नहीं लगता, डम्बलडोर ने मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, जिससे प्रोफेसर मैकगोनागल और ट्रेलॉनी की बातचीत बंद हो गई, कि प्रोफेसर लुपिन की जान को कोई खतरा है। सेवेरस, तुमने उनके लिए काढ़ा तो बनाया था ना? जी हेडमास्टर, स्नेप ने कहा। अच्छी बात है, तब तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। डेरेक, तुमने ये तो चखा ही नहीं। चखो, अच्छा है। डम्बलडोर ने उसका नाम लेकर उससे कुछ कहा। इस वजह से फर्स्ट ईयर के उस बच्चे का चेहरा लाल पड़ गया और उसने कांपते हाथों से वो डिश उठा ली। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने क्रिसमस का डिनर खत्म होने तक लगभग सामान्य व्यवहार किया, जो 2 घंटा चला। जब क्रिसमस डिनर के कारण पेट लगभग फटने वाला था, तब जाकर उन्होंने खाना बंद किया। वो अब भी अपने पटाखे वाले हैट पहने हुए थे। जब रॉन और हैरी टेबल पर से सबसे पहले उठे तो प्रोफेसर ट्रेलॉनी चीखी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम में से पहले कौन उठाए? पहले कौन? क्या पता, रॉन ने हैरी को परेशानी से देखते हुए कहा। मुझे लगता है ये इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रोफेसर मैकगोनागल ने ठंडेपन से कहा, जब तक कि कोई पागल आदमी कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे के बाहर इंतजार न कर रहा हो कि प्रवेश हॉल में आने वाले पहले व्यक्ति का सर काट दे। यहाँ तक कि रॉन भी हंसने लगा। प्रोफेसर ट्रेलॉनी बुरा मान गई। चल रही हो? हैरी ने हरमाइनी से पूछा। नहीं, हरमाइनी बोली, मुझे प्रोफेसर मैकगोनागल से कुछ बात करनी है।
जब हैरी और रॉन प्रवेश हॉल में गए तो उन्हें कुल्हाड़ी वाला कोई पागल आदमी नहीं मिला। रॉन ने जम्हाई लेते हुए कहा, शायद हरमाइनी पूछना चाहती होगी कि वो कुछ और विषय ले सकती है क्या। जब वो तस्वीर के छेद के पास पहुंचे तो वहाँ सर कैडोगन क्रिसमस का जश्न मना रहा था। मोटे टट्टू के अलावा उसके साथ 2-3 सन्यासी और हॉगवर्ट्स के पुराने हेडमास्टर भी थे। वो अपने कंटोपे को ऊपर उठाकर शराब का गिलास उठाकर बोला, क्रिसमस की शुभकामनाएं, पासवर्ड बताओ। कुत्ते कमीने हरामजादे, रॉन बोला। वो तो आप ही होंगे, सर कैडोगन ने गरजते हुए तस्वीर का दरवाजा खोल दिया ताकि वो अंदर जा सके। हैरी सीधे कमरे में गया। वहां से उसने अपनी फायर बोल्ट उठाई। फिर उसने जादुई झाड़ू सर्विसिंग किट उठाई जो हरमाइनी ने उसे जन्मदिन के तोहफे पर दी थी। ये दोनों चीज़ें लेकर वो हॉल में लौट आया। फिर फायर बोल्ट को वो और भी सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। टहनियाँ मुड़ी हुई नहीं थी तो उन्हें काटा नहीं जा सकता था। हैंडल पहले से इतना चमक रहा था कि पॉलिश करने का फ़ायदा नहीं था। वो और रॉन हर कोने से इसे देखकर खुश हो रहे थे जब तक कि तस्वीर का छेद खुला और हरमाइनी प्रोफेसर मैगोनागल के साथ अंदर नहीं आ गई। हालांकि प्रोफेसर मैगोनागल गरुड़ द्वार की प्रमुख थी, लेकिन हैरी ने उन्हें कॉमन रूम में सिर्फ एक बार पहले देखा था। उस समय वो एक गंभीर घोषणा करने आई थी। हैरी और रॉन फायर बोल्ट को पकड़कर उन्हें घूरते रहे। हरमाइनी दूर जाकर बैठ गई। उसने सबसे पास रखी किताब उठा ली और चेहरा छिपा लिया। तो ये बात है, प्रोफेसर मैगोनागल ने अंगीठी के पास से आते हुए फायर बोल्ट को घूरा। मिस ग्रेंजर ने अभी अभी मुझे बताया कि किसी ने तुम्हें एक झाड़ू भेजी है पॉटर। हैरी और रॉन ने हरमाइनी को घूरा। उसने अपनी किताब उल्टी पकड़ रखी थी और किताब के ऊपर उसका माथा लाल दिख रहा था। क्या मैं ये ले सकती हूँ? प्रोफेसर मैगोनागल ने पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब का इंतजार किए बिना उनके हाथों से वो फायर बोल्ट ले ली। उन्होंने इसके हैंडल से लेकर पूंछ तक हर चीज़ की सावधानी से जांच की। और इसके साथ चिट्ठी नहीं थी पॉटर? कोई कार्ड नहीं था? किसी तरह का कोई संदेश? नहीं मैम, हैरी ने सपाट स्वर में कहा। अच्छा, प्रोफेसर मैगोनागल बोली, मुझे इसे ले जाना पड़ेगा पॉटर। क्या? हैरी लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। क्यों? ये जांच करनी पड़ेगी कि इस पर जादू टोना तो नहीं है, प्रोफेसर मैगोनागल ने कहा। जाहिर है इसकी विशेषज्ञ मैं नहीं हूँ, लेकिन मैडम मूच और प्रोफेसर फ्लिटविक इसका पुर्जा खोल कर देखेंगे। पुर्जा खोल कर देखेंगे? रॉन ने दोहराया, जिससे प्रोफेसर मैगोनागल पागल हो गई है। मैगोनागल बोली, इसमें कुछ हफ्ते ही लगेंगे। अगर हमें यकीन हो गया कि इस पर कोई जादू टोना नहीं है तो यह तुम्हें वापस मिल जाएगी। इसके साथ कोई गड़बड़ नहीं है, हैरी ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरा यकीन करिए प्रोफेसर। और ये तुम्हें कैसे पता पॉटर? प्रोफेसर मैगोनागल ने दया में कहा। जब तक तुम इस पर सवारी ना कर लो, और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें यकीन ना हो कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। मैं तुम्हें जानकारी देती रहूंगी। प्रोफेसर मैगोनागल मुड़ी और फायर बोल्ट को उठाकर तस्वीर के छेद से बाहर चली गई। हालांकि उनके जाने के बाद छेद बंद हो गया, लेकिन फिर भी हैरी उसी तरफ घूरता रहा। उसके हाथ में अब भी हाई फिनिश पॉलिश का डब्बा था। फिर रॉन हरमाइनी की तरफ पलटा। तुम्हें क्या जरूरत थी मैगोनागल के पास भाग कर जाने की? हरमाइनी ने अपनी किताब फेंक दी। उसका चेहरा अब भी गुलाबी था, लेकिन वो उठकर रॉन के सामने तनकर खड़ी हो गई। क्योंकि मैंने सोचा, और मैगोनागल ने भी मुझसे सहमति दिखाई, कि शायद हैरी को ये झाड़ू सीरियस ब्लैक ने भेजी है।